वेलकम क्लास। तो हम व्यावहारिकी की अवधारणाओं के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें जो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग हम पढ़ रहे थे, इसमें हम जो अंतिम अवधारणा है इसकी लर्निंग, उसके बारे में आ गए थे। और उसके पहले हमने एक दो कंसेप्ट जो हैं वो इसके अंदर पढ़े थे कि एक हमने देखा था जो फ्लेक्सिबल लर्निंग वाला पढ़ लिया था हमने। फ्लेक्सिबल लर्निंग वाला स्टार्ट कर किया था हमने, और उसमें हमने हैबिचुएशन और क्लासिकल कंडीशनिंग, जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट था, उसके बारे में हम पहले यहाँ पर बात कर चुके हैं। और हमने ये स्टार्ट किया था कि जांच और भूल का अधिगम या ट्रायल एंड एरर लर्निंग क्या होता है। तो बीएफ स्किनर जो हैं, उन्होंने इस दिशा में बहुत सारे प्रयोग जो हैं वो किए हैं, और इसको हम जांच और भूल अधिगम या ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो ऑपरेंट लर्निंग भी इसको कहा जाता है। ऑपरेंट लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह की ऑपरेशनल लर्निंग है। ऑपरेशनल से हमारा क्या मतलब है कि किसी कार्य को किस प्रकार से किया जाता है, खास करके जब आप किसी यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी को आप किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्किनर ने अपने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए किए थे, जिनको कि हम स्किनर बॉक्स जो है वो कहते हैं। वहां पर जो वेरिएबल्स हैं, जो पैरामीटर्स लिए गए हैं, जिनके आधार पर हमें व्यवहार का अध्ययन करना है, उनको हम चेंज जो है वो कर सकते हैं। और उन वेरिएबल को चेंज करने के बाद में रेट ऑफ रेस्पॉन्स जो है वो क्या होती है, इसमें एक लॉ ऑफ एक्विजिशन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, वो है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? पुनर्भरण कहा जाता है इसको, या फीडबैक हम इसको कह सकते हैं। कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम जो है वो हमारे लिए अच्छा होता है तो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, और जो नेगेटिव होता है तो या बुरा होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक है। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि ये भी एक तरह की लर्निंग है कि जो एनिमल्स जो हैं उन स्किनर बॉक्स को लर्न करते हैं, और उसमें आपको आपकी जो प्रैक्टिस है ये आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जिससे कि एनिमल जो है उनको ऑपरेट करना सीखता है। तो अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसमें वो किस प्रकार से अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो इस तरह का अधिगम या इस तरह की लर्निंग जो है वो होती है। तो जैसे मैंने कहा था कि रीइंफोर्समेंट जो है वो पुरस्कार हो सकता है, कोई रिवार्ड हो सकता है, या कोई पनिशमेंट जो हो सकता है। ये इस अधिगम के आधार हैं, मुख्य आधार ये हैं यहाँ पर। तो स्किनर ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, और एक जिसको हम स्किनर का जो मेथड है उसको हम कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, कि उसने वहां पर क्या किया है कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना जो है वो सीखा है। तो इसमें पहचान करने के लिए इसने अनेक प्रकार के अध्ययन किए कि क्या ये क्लासिकल कंडीशनिंग है या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग है। ठीक है। तो इसने दो प्रकार की अभिक्रियाओं का वर्णन जो है इसके अंदर किया था, कि जो उद्दीपन ज्ञात होते हैं उनके लिए जो रिएक्शन होती है एनिमल की व्यवहार में वो तेज होती है, और वे अभिक्रियाएं जो कंडीशनिंग से पहले ज्ञात उद्दीपन से संबंधित नहीं है, ऑपरेंट कंडीशनिंग अर्थात यांत्रिक प्रानुकूलन इनको कहा जाता है। तो स्किनर ने 1937 में कई एक्सपेरिमेंट जो हैं वो स्किनर बॉक्स के अंदर किए थे। तो कुछ उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, कि जिससे आपको ये चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। तो हम कह रहे थे यहाँ पर कि जंतु जो है वो जब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को नियंत्रित करता है तो होता है, और इसके आधार जो है वो पुरस्कार और पीड़ा है। यानी ये तो पॉजिटिव फीडबैक हो गया, और ये आपका नेगेटिव फीडबैक हो गया। ये क्या होती है, इनको हम एक उदाहरण से समझेंगे, तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे जो बात कर रहा था मैं यहाँ पर,
कि जो उद्दीपन ज्ञात हैं उनके प्रति शीघ्रता से व्यवहार का प्रदर्शन जो है वो होता है, और वो क्रिया जो कंडीशनिंग से पहले ज्ञात उद्दीपन ऑपरेंट से संबंधित नहीं है। इन दो चीजों को लेकर के और स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसका मतलब जैसे मैंने आपको ये कहा है कि स्किनर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है बनाए थे, जिसको हम स्किनर बॉक्स जो है वो कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक भूखे चूहे को या एक कबूतर को उस बॉक्स के अंदर रखा, और उस बॉक्स में कुछ लीवर थे। लीवर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ ऐसा बाहर निकला हुआ भाग है जिसको प्रेस जब करते हैं तो उसके अंदर एक फूड पैलेट या कुछ भोजन जो है वो आता है। तो अगर चूहे को या भूखे कबूतर को हम उस बॉक्स के अंदर रखते हैं और वो अनजाने में उस लीवर को अगर प्रेस करता है, तो क्या होगा कि एक फूड पैलेट जो है वो वहां पर आ जाता है। तो चूहा जो है वो जल्दी से इस बात को सीख लेता है कि किस चीज को दबाने से या ये भोजन का जो अंदर आने का कारण क्या है, और उसके बाद वो उस चूहे ने जो ये सीख लिया है तो वो अपनी क्रिया जो है वो वहां पर व्यक्त करता है। तो जैसे लीवर अगर दबाया है और भोजन जब आता है, तो चूहा जो है वो इस फंक्शन को जल्दी से सीख लेता है, और जब भी उसको भूख लगती है तो वो उस लीवर को दबा देता है, जिससे कि एक फूड का पैलेट जो है वो आ जाता है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये एक लीवर जैसा दिख रहा है, तो जब ये इसको दबाता है तो फूड जो है वो यहाँ पर आ जाता है। ये इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग है, जिसके कारण से जब जैसे ही ये दबाता है लीवर को, जैसे यहाँ पर इसने लीवर को दबाया है यहाँ पर ये, तो फूड का पैलेट जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो वो जब भी उसको भूख लगती है वो इस जगह पर प्रेस करता है और यहाँ पर उसको फूड का पैलेट जो है वो मिल जाता है, जो कि वो आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, कि उसने कुछ ऑपरेशन सीखा है यहाँ पर। लेकिन ये जो दो उदाहरण की हम बात कर रहे थे, ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग के नियम से अलग नहीं है। तो इसी तरह से स्किनर ने जो है वो एक बार भूखे कबूतर को रखा गया और उसने लिखा कि एक निश्चित बिंदु के ऊपर अगर कबूतर चोंच मारता है तो एज ए रिवार्ड उसको भोजन जो है वो मिलता है। तो प्रारंभ में तो वो एक्सीडेंटली इसको करता है, अनायास करता है, लेकिन एक दो बार अगर उसको वापस पता चल जाता है कि हाँ इस जगह पर टच किया है हमने और उससे हमें भोजन मिला है, तो वो इसको सीख लेता है और उसके फलस्वरूप उसको लाभ जो है वो होता रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे इस केस में चूहे ने इस लीवर को दबाना जो है वो सीख लिया है, जिससे कि वो जब भी भूख लगती है इस लीवर को दबाता है और उसको भोजन जो है वो एज ए रिवार्ड यहाँ पर मिल जाता है। तो जो ऑपरेट कंडीशनिंग टेक्निक है उसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जिसमें कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर उस लीवर को दबाने से भोजन मिल रहा है तो ये एक प्रकार का उसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। तो ये जब भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वो व्यवहार जो है वो बहुत आसानी से जल्दी से सीख लेता है। इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वो उस क्रिया को करने के मतलब हम इसको इस तरह से कहें कि वो उस उद्दीपन जो उसको मिल रहा है उसको वो अवॉइड करता है, यानी वो उसको नहीं करेगा। तो इंक्रीज a behavior by removing an aversive stimulus when a behavior occurs। जैसे ये एक प्रकार का उसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ है कि ये कार्य जो है वो उसको नहीं करना है। जैसे अगर पनिशमेंट अगर कुछ मिलता है उसको, जैसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये हुआ है कि अगर मान लीजिए कि वो लीवर दबाया उसने और कुछ नहीं मिला उसको, तो वो उस चीज को नहीं सीखेगा कि लीवर दबाने से कुछ मिलता है, ठीक है। और जो पनिशमेंट अगर होता है तो वो उस बिहेवियर को रोकता है, उस कार्य को करने से उसको वो रोकता है। डिक्रीजिंग ए बिहेवियर बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एवर्सिव स्टिमुलस फॉलोइंग ए बिहेवियर और बाय रिमूविंग ए पॉजिटिव स्टिमुलस, कि वहां से जो पॉजिटिव स्टिमुलस को आप हटा लें और कुछ नेगेटिव स्टिमुलस अगर देते हैं उसको। तो अगर कोई
व्यवहार, एक्सटिंक्शन किसे कहेंगे हम, कि मान लीजिए कि चूहे ने सीख लिया था कि भाई इसको दबाने से भोजन मिलता है, लेकिन अगर आप उस मैकेनिज्म को बंद कर देते हैं, है ना, तो एक दो बार तो वो दबाएगा, लेकिन अगर उसको वहां पर कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा है तो वो इस चीज को भूल भी सकता है, भूल जाता है लंबे समय में कि इस कार्य को करने से उसको कोई रिवार्ड जो है वो वहां पर नहीं मिल रहा है। इसी तरह से थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के ऊपर कुछ प्रयोग जो है वो इसके संबंध में किए थे। उसमें उसने क्या किया कि एक भूखी बिल्ली को बंद करने के बाद इसके बाहर भोज्य पदार्थ के रूप में मछलियों को रखा गया, जिसको कि वो इस चेम्बर के शीशे से आसानी से देख सकती है। देखिए अब यहाँ पर ये एक ग्लास चेम्बर है, इस ग्लास चेम्बर के बाहर उन्होंने भोजन जो है वो रखा है। ठीक है, तो खुद को वो बाहर निकालने के लिए इस कांच के बॉक्स को एक्सप्लोर करती है। ठीक है, देखिए यहां पर हमने कहा कि ये भोजन इसको नजर आ रहा है, एक बिल्ली है ये यहाँ पर, और ये फूड क्या हो गया, रिवार्ड हो गया। अगर ये बाहर निकल जाती है तो इसको ये रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ जगहों पर ऐसे लीवर बना करके और रखे गए हैं जिसको दबाने से या जिसके दबने से ये गेट जो है वो खुल जाता है, और जैसे ये गेट खुलता है और ये बाहर आकर के और भोजन जो है वो ले लेती है। तो इसको अगर वापस बंद कर दिया जाए इसके अंदर और भोजन इसके सामने पड़ा हुआ है, तो जब इसने पहली बार उसको किया था, फिर ये दूसरी बार फिर इसको एक्सप्लोर करती है, और जैसे ही उस लीवर पर इसका पैर लगता है और दरवाजा खुलता है तो ये समझ जाती है कि इस चीज को दबाने से ये गेट जो है वो खुल रहा है। तो उस समय पर अगर इसको पकड़ करके वापस अंदर रख दिया हमने, तो ये क्या करेगी, अब सबसे पहले उस लीवर को दबाएगी और उसको खोल करके और बाहर निकल जाएगी। तो आप समझिए इस चीज को कि इसको भोजन दिख रहा है, पहली बार इसने एक्सीडेंटली दबाया और हमने इसको वापस फोर्सफुली अंदर रख दिया। दूसरी बार फिर ये कोशिश करती है पिंजरे के अंदर इस भोजन को तक आने के लिए, और जैसे ही उस लीवर के ऊपर इसका पैर लगता है और वो दरवाजा खुलता है, तो ये समझ जाती है कि इसके दबाने से ये खुल रहा है। तो हमने इसको वापस अगर बंद कर देते हैं, तब कुछ इस तरह के कुछ ट्रायल के बाद वो इस चीज को जान जाती है कि इस लीवर को प्रेस करने से ये गेट जो है वो खुलेगा। तो अगली बार जब भी इसको अंदर बंद किया जाता है तो ये सबसे पहले उस लीवर को दबाती है, यानी इसने उस चीज को सीख लिया है। ठीक है, और अगर भूख लगने पर फिर से इसके अंदर बंद कर दिया जाता है तो ये उसको वापस खोल करके और बाहर निकल जाती है। जैसे यहाँ पर अलग अलग तरह के बॉक्सेज जो हैं वो यहाँ पर दिखाए हुए हैं। जैसे ये वाला बॉक्स देखिए आप इसको, ये एक तो ये ग्लास वाला हो गया, एक जैसे आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है कि उसको बॉक्स के अंदर बंद करके और बाहर एक मछली रखी हुई है ना, तो यहाँ पर जब ये लीवर प्रेस करती है तो ये गेट जो है इसका वो खुल जाता है। ये गेट है इसका, ये जैसे लीवर प्रेस होगा ये दोनों जो है जो कि ऑब्स्टेकल है गेट को खुलने के लिए ये खुल जाते हैं, और आपका फिश जो है वो को लेने के लिए ये बाहर आ जाती है। तो इसने इसको इस तरह से लीवर दबाने को इसने सीख लिया है। तो इसने क्या किया, पहले कुछ ट्रायल किए, इसने प्रयोग किए, और फिर इसने उससे कुछ गलतियां भी हुई, और जब इसको सही जगह जो है मिल गई तब ये उसको प्रेस करना जो है वो सीख जाती है। ठीक है, इसी तरह से का एक और एग्जांपल ये है कि जब ये किसी लीवर को प्रेस करती है तो जैसे ही लीवर प्रेस होगा और आपका ये चीज जो है वो बाहर अंदर की तरफ आएगा और गेट जो है वो इसका खुल जाएगा। तो अलग अलग तरह के बॉक्सेज जो हैं वो हम यहाँ तीन तरह के बॉक्स देख रहे हैं, एक तो ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये इसी का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसका है कि इससे ये खोल करके और किस प्रकार से बाहर निकल जाती है। ये थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के ऊपर कुछ प्रयोग जो हैं वो किए थे। तो उन्होंने ये देखा कि जो बिल्लियां हैं वो ग्रेजुअल लर्निंग जो है वो करती हैं। जैसे पहली बार में उसने एक्सीडेंटली किया, उसके बाद में दूसरी एक दो तीन बार, और फिर ये अचानक इसको ये इस ग्राफ के थ्रू हमने बताया है यहाँ पर ये कि ये उसको सीख लेती हैं, और यहाँ समय ज्यादा लग रहा है इसको, पहली बार में जैसे कोशिश करी और उसके बाद इसको ये हमने दिया इधर टाइम का, है ना,
कि पिंजरे से बाहर निकलने में लगने वाला समय कितना है, और ये ट्रायल्स की है हमने यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लगभग 8-10 ट्रायल के बाद में ये सीख लेती है, और उसके बाद तो फिर ये आराम से खोल करके और उसको बाहर निकल जाती है। तो ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। ओके, इसी तरह से एक मेज के थ्रू भी ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है वो की जाती है। मेज क्या होती है? भूल भुलैया जिसे हम कहते हैं। जिस यहाँ पर एक सिंपल टी मेज जो है इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई हुई है, लेकिन ऐसी अगर बहुत सारी हों तब भी एनिमल जो है वो सीख जाता है उस मेज को। इसको मेज लर्निंग जो है वो कहा जाता है। तो मेज एक्चुअली होती क्या है कि वो चैनल और रास्तों का एक जाल होता है। जैसा आपने बचपन में अगर आप लोगों ने किया हो इसको, तो पेपर में और इसमें आता था कि एक वो कि आप इसको सही रास्ता दिखाइए या इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का, तो एक ही मार्ग होता था जिससे कि होकर के और आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। तो पेन से आप एक लाइन बनाते जाते थे और कि भाई ये यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। बिल्कुल सेम वही चीज है ये। तो इसमें क्या होता है कि रास्तों का एक जाल होता है, और एक रास्ता जो है वो एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचता है। दूसरे जो एंड है वो डेड एंड होते हैं, यानी ब्लाइंड एली जिनको कहा जाता है, जो कि बंद रास्ते होते हैं जिनसे आगे नहीं जाया जा सकता है। तो हमें कैसे पता चले कि जो मान लीजिए कि चूहा हमने लिया है तो वो इसको सीख रहा है, तो उसका कि वो बिना एरर के कितना जल्दी टारगेट तक पहुंच सकता है। जब आप आएंगे तो हमारे यहाँ कॉलेज में इस तरह का एक मेज जो है वो बना हुआ है, वहां हम एक इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि चूहे एक वाइट रेट को अगर उसके अंदर छोड़ा जाता है तो हम टाइम नोट करते हैं कि ये कितने टाइम के बाद बाहर निकला है ना। तो उसमें आप ये देखेंगे कि पहली बार में उसको ज्यादा टाइम लगता है रास्ता ढूंढने के लिए, दूसरी तीसरी चौथी बार में तो वो बहुत कम समय में बाहर निकल जाता है, यानी उस रास्ते को वो लर्न कर लेता है कि यहाँ से होकर के और मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो इसमें स्मॉल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि 1899 से 1900 इनका पीरियड है, इन्होंने 6x8 माप की टी मेज बनाई थी। एक सबसे सरल प्रकार की मेज जो है जो कि हम इसको एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत आसानी से काम में ले सकते हैं। तो उन्होंने इसको इसके द्वारा ट्रायल एंड एरर लर्निंग का अध्ययन जो है वो किया था कि इसमें एक भूखे चूहे को जब छोड़ा जाता है तब सबसे पहले जो वो जा रहा है, तब उसके जैसे इस केस में अगर हम देखें कि इस केस में उसके बाएं या दाएं मुड़ने की जो प्रायिकता है वो 50-50% होगी। यानी जब ये यहाँ जा रहा है तो या तो ये यहाँ मुड़ सकता है या यहाँ मुड़ सकता है, क्योंकि इसके पास दो ही रास्ते हैं। तो 50% चांस है कि ये इसके अंदर चला जाए और 50% चांस है कि ये इसके अंदर चला जाए। तो अगर इस केस में अगर हम बात करें कि ये करेक्ट चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर भोजन जो है वो रखा हुआ है जो कि एक रिवार्ड का काम कर रहा है, ठीक है, पुरस्कार है इसके लिए ये, और इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे कई और एग्जाम्पल भी हैं जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो होगा क्या कि हमने एक भूखे चूहे को जब टी इमेज में छोड़ते हैं तो पहली बार में तो 50-50% चांस रहते हैं, लेकिन जब पहली बार चूहा इधर जाकर के देखता है कि यहाँ कुछ भी नहीं रखा हुआ है, और जब ये इस ओर जाता है तो इसको भोजन जो है वो मिल जाता है, ठीक है, भोजन ये कर लेगा। इसके बाद जब इसे वापस भूख लगती है तो हम इसको इस ओर रखते हैं, वापस यहाँ रखा हमने, तो 90% केसेज में ये होता है कि ये सेकंड चांस में इधर की ओर जाएगा। इधर ये 10% ही ऐसे इंसिडेंट होंगे जिनमें कि वो इस साइड के अंदर जाए जहां पर कि रिवार्ड नहीं है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने पर हम ये देखते हैं कि चूहा जो है वो लर्न कर लेता है कि भोजन किस साइड में पड़ा हुआ है, और अगली बार जब इसको छोड़ा जाता है तो वो इस ओर नहीं मुड़ करके और सीधा आपका भोजन की ओर जाता है, क्योंकि वहां जाने पर उसको एक रिवार्ड जो है वो मिल रहा है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चूहे ने इस टी मेज को लर्न कर लिया है, इसको सीख लिया है। तो चूहे जो हैं वो इसको किस प्रकार से याद रख रहे हैं, ये एक बहुत ही जटिल जो है वो प्रक्रिया है। और ये माना जाता है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि वो इसको इधर क्यों जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि चूहे को भोजन दिख रहा होगा, है ना,
तो यहाँ पर देखिए आप, इसको भोजन नहीं दिख रहा है, यहाँ जब इसको रखा गया तो भोजन नहीं दिखा है इसको। या आप ये कह सकते हैं कि भाई इसको भोजन की गंध आ रही होगी, हो सकता है ना। तो शुरुआत में ये माना गया कि चूहा जो है वो इस ओर इसलिए जाता है कि वो भोजन की गंध उसको आ रही होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये किया गया कि ऐसा चूहा जिसकी की जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है, यानी जो कि हमारे को गंध का ज्ञान करवाता है मस्तिष्क में, उसको नष्ट कर दिया गया। और फिर उस चूहे को जब इधर छोड़ा जाता है तब भी वो इस मेज को लर्न कर लेता है कि भोजन किस ओर रखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि गंध का इसमें कोई रोल जो है वो नहीं है। तो वाटसन ने क्या किया कि कुछ चूहों को अंधा बना करके इसके अंदर छोड़ा, तब भी उन्होंने देखा कि वो अंधा चूहा भी इसको एक्सप्लोर करता है और भोजन तक पहुंचने की प्रक्रिया को सीख लेता है। और इसी तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें कि एक चूहे को बहरा करके और रखा गया उसमें। तो इन चीजों से क्या महसूस होता है आपको कि ये जो है कि देखना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गंध जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और साउंड जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये माना गया कि हो सकता है कि आपका मसल सेंस काइनेटिक्स जिसको हम कहते हैं, पेशीय संवेद गतिबोध, वो रास्ता ज्ञान करने में सहायक हो सकता है। तो एक ऐसे चूहे को लिया गया जिसमें उसके धड़, टांग और पेशियों से मेरुरज्जु तक जाने वाली तंत्रिकाओं को गर्दन वाले भाग में नष्ट कर दिया जाता है। तो अब चूहा जो है वो केवल घिसटते हुए ही आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसमें भी उसने मेज को सीख लिया। लेकिन लास्ट वाले एग्जांपल में क्या होगा कि उसको टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि वो गति नहीं कर पा रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक कारक जो है वो इसको सीखने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और संवेदों की मिलीजुली प्रक्रियाओं से ये मेज को सीख पाता है। इसी तरह से लिंडले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, नेक्स्ट स्लाइड में जब मैंने इनको डिटेल में बता रखा है, ये देखिए यहाँ पर। तो थॉप ने ये कहा था कि ये मिक्सचर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। अंधा